नमस्कार, इरिथ्रोपोइसिस के सेकेंड लेक्चर में आपका स्वागत है। पहले हम लोगों ने कुछ पोर्शन पढ़ा था जिसमें इरिथ्रोपोइसिस क्या होती है उसके बारे में देखा था और कुछ कंपोनेंट बाकी थे, तो फिर वहाँ से क्लास जो है इंटरप्ट हुई थी। तो अब हमको जो है आगे के लेक्चर्स देखने हैं। जस्ट मिनट। ठीक है, इरिथ्रोपोइसिस वगैरह इसके बारे में कुछ चर्चा हो चुकी है, बल्कि एक एक चीज़ पढ़ा दी गई है आपको। तो लास्ट लेक्चर से आप वहाँ उसको पढ़ सकते हैं। आज हम लोग को इससे स्टार्ट करना था आगे। जो हमारा टॉपिक था वो था फैक्टर नेसेसरी फॉर द इरिथ्रोपोइसिस। यहाँ से हम लोग को आज की क्लास स्टार्ट करनी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इरिथ्रोपोइसिस जैसे हीमोपोएटिक सेल होता है, वो बोन मैरो का ही पार्ट होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, इरिथ्रोपोइसिस होती है, आरबीसी का डेवलपमेंट होता है। तो आरबीसी के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे फैक्टर जो हैं जरूरी होते हैं। तो हम ये देखेंगे किन फैक्टर से क्या होता है। जैसे इरिथ्रोपोइसिस टोटल 7 डेज का प्रोसेस है, तो उस 7 डेज के प्रोसेस में और तेज़ी से बने या उस जल्दी 7 डेज में नॉर्मली बन जाए, इसके लिए कुछ फैक्टर जरूरी होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर नेसेसरी फॉर द इरिथ्रोपोइसिस फॉर देयर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ द इरिथ्रोसाइट रिक्वायर वैरायटी ऑफ फैक्टर विच आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी। इसको हम 3 कैटेगरी में चेंज करते हैं। तो कैटेगरी में क्या है, पहला क्या है जनरल फैक्टर, दूसरा क्या है मैच्योरेशन फैक्टर, तीसरा क्या है फैक्टर नेसेसरी फॉर द हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन। तो हमें पता है कि आरबीसी का एक बहुत मेन कंटेंट क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। लगभग 95% उसको ऑक्यूपाई करता है न्यूक्लियस को रिप्लेस करने के बाद। तो हम लोग देखते हैं क्या क्या जरूरी होता है। तो हीमोग्लोबिन के लिए तो आपको पता है कि आयरन जरूरत होगा और अपना ग्लोबिन प्रोटीन की जरूरत होगी, यानी कि अमीनो एसिड की जरूरत पड़ेगी। और बाकी जनरल फैक्टर देखते हैं, मैच्योरेशन फैक्टर देखते हैं क्या क्या जरूरत है। ठीक है, पहला है जनरल फैक्टर क्या है, इरिथ्रोपोएटिन। जनरल फैक्टर नेसेसरी फॉर द इरिथ्रोपोइसिस क्या है, इरिथ्रोपोएटिन। इरिथ्रोपोएटिन क्या होता है, किडनी से निकलने वाला एक केमिकल है जो कि क्या करता है, जो हीमोपोएसिस की जो स्टेजेज होती हैं उनको क्या करता है, एक्सेलरेट कर देता है। ठीक है, थायरॉक्सिन क्या है, थायरॉक्सिन क्या है, मेटाबॉलिक हार्मोन है। मेटाबॉलिक हार्मोन क्या होते हैं, जो देखिए चाहे ग्रोथ फैक्टर तो जरूरी होता है, लेकिन ग्रोथ फैक्टर को अच्छे से काम करने के लिए उसका मेटाबॉलिज्म मेंटेन होना चाहिए। और जो मेटाबॉलिज्म होता है वो थायराइड ग्लैंड से निकलने वाली हार्मोन है थायरॉक्सिन, उसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तीसरे नंबर पे देखिए क्या है, हीमोपोएटिक ग्रोथ फैक्टर। हीमोपोएटिक ग्रोथ फैक्टर क्या होता है, जो कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि ग्रोथ करते हैं, किसके लिए, हीमोपोएसिस में हेल्प करते हैं। चौथे नंबर पे क्या है, कुछ विटामिन है, जैसे B6 है, B12 है, वो सारी चीजें होती हैं। तो उसको हम एक एक करके देखेंगे क्या क्या काम करते हैं। सबसे पहला क्या है, इरिथ्रोपोएटिन। इरिथ्रोपोएटिन क्या होता है, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल फैक्टर फॉर द इरिथ्रोपोइसिस इज द हार्मोन। क्या है, ये कौन सा केमिकल है, ये केमिकल क्या है, इज अ हार्मोन। हार्मोन का नाम क्या है, इरिथ्रोपोएटिन। इट इज आल्सो कॉल्ड हीमोपोएटिन, इट इज आल्सो नोन एज हीमोपोएटिन आर इरिथ्रोसाइट स्टिमुलेटिंग फैक्टर, ESF, इरिथ्रोसाइट स्टिमुलेटिंग फैक्टर। केमिस्ट्री क्या है, ये भी एक तरह का क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन है विद द 165 अमीनो एसिड। सोर्स क्या है, सिक्रीशन। तो मेजर सोर्स जो होता है वो क्या होता है, किडनी होता है, और कुछ स्मॉल क्वांटिटी में कहाँ से निकलता है, लीवर एंड ब्रेन से निकलता है। तो जनरल क्या हमको याद रखना है कि किडनी होता है और स्मॉल अमाउंट में लीवर एंड ब्रेन है, तो उतना मच इंपॉर्टेंट नहीं है। किडनी आप हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि अभी हम देखेंगे कि स्टिमुलेशन इसका क्या है, स्टिमुलेशन क्या है, हाइपोक्सिया। जब भी हम हाइपोक्सिया फील करते हैं तो क्या होता है, इरिथ्रोपोएटिन हमारे किडनी से रिलीज होता है और यह हीमोपोएसिस को बढ़ावा देता है, ठीक, एक्सेलरेट कर देता है। तो इतना आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं एक्शन ऑफ इरिथ्रोपोएटिन, आखिर ये कार्य कैसे करता है। इरिथ्रोपोएटिन कॉजेज फॉर्मेशन एंड रिलीज ऑफ न्यू आरबीसी इनटू द सर्कुलेशन। ये न्यू आरबीसी को सर्कुलेशन में और ज्यादा डालता है, ठीक। क्या करता है, आफ्टर सिक्रीशन इट टेक 4 to 5 days टू शो देयर एक्शन। 4 से 5 दिन इसको लगता है अपना एक्शन दिखाने में। तो क्या होगा, 4 से 5 दिन क्या होगा,
उसको धीरे धीरे वो स्टेज बाय मैच्योरेशन में हेल्प करेगा। इरिथ्रोपोएसिस प्रमोट द फॉलोइंग प्रोसेस, क्या प्रोसेस प्रमोट करता है ये देखिए। सबसे पहले प्रोडक्शन ऑफ प्रो इरिथ्रोब्लास्ट। प्रो इरिथ्रोब्लास्ट क्या है? फर्स्ट इरिथ्रोसाइट है, यानी कि पहली जो इरिथ्रोपोएसिस का स्टेज होता है वो क्या होता है? प्रो इरिथ्रोब्लास्ट फ्रॉम द कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट इरिथ्रोसाइट ऑफ द बोन मैरो। तो सबसे पहले उसके प्रोडक्शन को बढ़ाता है। उसके बाद देखिए डेवलपमेंट ऑफ द प्रो इरिथ्रोब्लास्ट इनटू मैच्योर आरबीसी। प्रो इरिथ्रोब्लास्ट से मैच्योर आरबीसी तक बनने में टोटल 6 स्टेज होते हैं। छठा स्टेज क्या है आपका? मैच्योर आरबीसी है। तो ये क्या करता है? जैसे अर्ली नार्मोब्लास्ट आएगा, इंटरमीडिएट नार्मोब्लास्ट आएगा, लेट नार्मोब्लास्ट आएगा, रेटिकुलोसाइट आएगा, देन आएगा मैच्योर आरबीसी। इसके डेवलपमेंट को वो क्या करता है? बढ़ा देता है। ठीक। तीसरे नंबर पे क्या है? रिलीज ऑफ मैच्योर इरिथ्रोसाइट इनटू द ब्लड। जो इरिथ्रोसाइट जो बन रहे हैं तेजी से, उसको रिलीज करने में हेल्प करेगा, सर्कुलेशन में आएगा। इवन सम रेटिकुलोसाइट। रेटिकुलोसाइट क्या होता है? इरिथ्रोसाइट से जस्ट पहले 5th नंबर की स्टेज का सेल होता है, और वह क्या होता है? उसको इमैच्योर आरबीसी भी बोलते हैं। तो चूंकि इतना तेजी से वो हाइपोक्सिक कंडीशन इतनी तेजी से स्टिमुलेट करता है कि रेटिकुलोसाइट भी सर्कुलेशन में आ जाते हैं। ठीक है। रिलीज एंड द ब्लड लेवल ऑफ इरिथ्रोपोइटिन इंक्रीज इन एनीमिया। जब भी एनीमिया होगा आपका इरिथ्रोपोइटिन बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि एनीमिया की वजह से क्या होगा? सेल को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, और सेल को ऑक्सीजन न मिलने से क्या होगा? हाइपोक्सिया कंडीशन जनरेट होगी। और हाइपोक्सिया क्या करता है? हाइपोक्सिया स्टिमुलेट द किडनी टू रिलीज द इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन। ठीक है। तो डोर बंद कर देना। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है? थायरॉक्सिन। बीइंग अ जनरल मेटाबॉलिक हार्मोन, ये बीइंग जनरल मेटाबॉलिक हार्मोन है दैट एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ इरिथ्रोपोएसिस एट मेनी लेवल। तो ये तो जाहिर सी बात है, कोई भी मेटाबॉलिज्म होता है तो वहां पे थायरॉक्सिन की जरूरत होती है। मेटाबॉलिक हार्मोन है, तो इरिथ्रोपोएसिस भी एक मेटाबॉलिज्म, एक प्रोसेस है। उसको प्रॉपर वे में जनरल रूप से बढ़ने के लिए थायरॉक्सिन की जरूरत होगी। सो इन हाइपरथायराइडिज्म एंड पॉलीसाइथीमिया आर कॉमन। जब भी आपका हाइपरथायराइडिज्म होता है, यानी कि बीएमआर आपका बहुत तेजी से आगे बढ़ जाता है, थायरॉक्सिन हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, तो उसमें क्या होता है? पॉलीसाइथीमिया, यानी अधिक मात्रा में आरबीसी की दिखाई देता है। ठीक। तो वहां पे ये कंडीशन है हाइपरथायराइडिज्म, जो कि बहुत अनकॉमन है, बहुत रेयर है, मिलता नहीं है जनरली। तीसरे नंबर पे देखो हीमोपोएटिक ग्रोथ फैक्टर। तो कुछ फैक्टर्स क्या होते हैं? वो कंबाइंडली माने जाते हैं कि ग्रोथ में हेल्प करेंगे। क्या क्या है? हीमोपोएटिक ग्रोथ फैक्टर और ग्रोथ इंड्यूसर। ग्रोथ इंड्यूसर आर द इंटरल्यूकिन्स। ये जनरली क्या है? इंटरल्यूकिन्स हैं। IL इंटरल्यूकिन्स हैं। तो दीज इंटरल्यूकिन्स एंड स्टेम सेल फैक्टर, स्टील फैक्टर, जनरली दीज फैक्टर्स इंक्लूड द प्रोलिफरेशन ऑफ द PHSC। तो लास्ट लेक्चर में आपको बताया गया था प्लूरिपोटेंट हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स। ये क्या होते हैं? इनके प्रोलिफरेशन में, ग्रोथ में हेल्प करता है। कौन से इंटरल्यूकिन है? देख लो। इंटरल्यूकिन 3 है, IL3, IL6, IL11। तो 3, 6, 11। तो ये तीनों क्या करते हैं? सिक्रीशन में हेल्प करते हैं ताकि अच्छे से इरिथ्रोपोएसिस हो सके। चौथे नंबर पे देखिए क्या है? विटामिन। विटामिन क्या है? सम विटामिन आर नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ इरिथ्रोपोएसिस। कौन कौन से कुछ विटामिन है? सबसे पहला क्या है? विटामिन बी की जरूरत पड़ती है। इट्स डिफिशियंसी कॉजेज एनीमिया एंड पेलेग्रा डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय द स्किन लीजन, डायरिया, वीकनेस, नर्वसनेस एंड डिमेंशिया। विटामिन बी की जरूरत है। देखिए विटामिन बी की कमी होगी तो एनीमिया भी होगा, साथ में और जनरलाइज कैरेक्टर में आएंगे। तो और सारी चीजें उसी तरह से समझना है। विटामिन बी की कमी से क्या होता है? एनीमिया होता है, अन्य चीजें भी हो रही हैं। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? जनरली एनीमिया भी होगा और स्कर्वी डिजीज भी होगा। ठीक। तो इम्पेयर्ड कोलेजन सिंथेसिस, रफ स्किन होगा, ब्लीडिंग कम होगा, लूजिंग ऑफ टीथ होगा, पुअर वुंड हीलिंग होगा, बोन पेन होगा, लिथार्जीनेस, इमोशनल चेंजेस, ये सारे किसकी कमी से होने वाले बीमारियां? विटामिन सी की कमी से होने वाले हैं। इसके साथ में क्या है? एनीमिया भी आपको दिखाई देगा। विटामिन डी की कमी से क्या होगा? रिकेट्स होगा, ये आपको पता है। इसके साथ भी एनीमिया आपको होगा। जनरलाइज कैरेक्टर के साथ एक एनीमिया भी बीमारी रहेगी। विटामिन ई की कमी से भी क्या होगा? आपको एनीमिया होगा। तो कहने का मतलब विटामिन बी, सी, डी और ई और भी हैं, इनकी जरूरत पड़ेगी। और इन विटामिन की कमी से क्या होता है? आपको
इरिथ्रोपोएसिस अच्छे से नहीं होगी और एनीमिया कॉज करेगा। मैचुरेशन फैक्टर होता है, इसमें भी विटामिन आते हैं। इसमें विटामिन कौन सा आता है मैचुरेशन फैक्टर में? देखिए विटामिन कौन सा है? B12। कौन सा विटामिन है? B12, इंट्रिंसिक फैक्टर एंड फोलिक एसिड। ये तीन चीजें, पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों क्या है? मैचुरेशन में हेल्प करती है। मैचुरेशन में हेल्प करने का मतलब है कि जो 20 माइक्रोन का आपका सेल है आरबीसी का, उसको कंडेंस करने में, उसमें हीमोग्लोबिन के प्रॉपर फॉर्मेशन में, न्यूक्लियस के डिसअपीयरेंस में, ये सारे कार्य करते हैं। इनकी वजह से क्या होता है? वो कंडेंस होकर उसकी साइज छोटी होती है। साइज छोटी होने से क्या होगा? वह जो है जो आपका 7.2 माइक्रोन का और बाइकॉन्केव ए न्यूक्लियस स्टेज को प्राप्त करेगा। अगर ये मैचुरेशन फैक्टर नहीं होंगे तो साइज क्या होगा? बड़ी रहेगी, तो उसको क्या बोलते हैं? मैक्रोसाइट्स। तो मैक्रोसाइट्स वाला जो एनीमिया होगा, भी एनीमिया आपको पढ़ाऊंगा तो वहां आपको बताऊंगा, मैक्रोसाइट्स की कंडीशन हो जाएगी, साइज जो होगी बड़ी होगी। खैर देखिए, पहला क्या है? विटामिन B12। इसका दूसरा नाम क्या है? साइनाकोबैलिन। दूसरा नाम क्या है? साइनाकोबैलिन। विटामिन B12 इज मैचुरेशन फैक्टर नेसेसरी फॉर द इरिथ्रोपोएसिस। सोर्स क्या है? विटामिन B12 इज आल्सो कॉल्ड एक्सट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर होता है जो हमारे अंदर होता है, एक्सट्रिंसिक फैक्टर जो बाहर होता है, इसको हम लोग एक्सट्रिंसिक फैक्टर बोलते हैं। सिंस इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द मोस्टली डाइट, ये डाइट से मिलने वाला है विटामिन B12। इट्स ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द इंटेस्टाइन रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर यहाँ जरूरत होता है, इसी को बोलते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैस्टल। ये हेल्प करता है B12 के एब्जॉर्प्शन में। अगर B12 नहीं होगा तो क्या होगा? एनीमिया होगा। एक खास तरह की एनीमिया होता है, बाकी चलिए उसका नाम बताऊंगा। विटामिन B12 इज स्टोर्ड इन मोस्टली इन लीवर एंड स्मॉल क्वांटिटी इन द मसल। ठीक, ये स्टोरेज उसका साइड है। When necessary, it is transported to the bone marrow to promote the maturation of RBC. It's also produced in the large intestine by the intestinal flora. ये आपके B12 इंटेस्टाइन में भी बनते हैं। ठीक है, जो इंटेस्टाइनल फ्लोरा होता है, गट माइक्रोब जिसको बोलते हैं, उसके द्वारा बनता है। ठीक, आगे देखिए एक्शन। विटामिन B12 is essential for the synthesis of DNA in the RBC. It is essential for the synthesis of DNA in the RBC. Its deficiency lead to failure in the maturation of the cell and reduction in the cell division. Cell division अच्छे से नहीं होगा and the cell are larger with the fragile and weak cell membrane resulting in the macrocytic anemia. साइज इसका बड़ा सा रहेगा, बड़ा होने की वजह से क्या होगा? बहुत जल्दी फ्रेजाइल होगा, क्योंकि हमको पता है कि बाइकॉन्केव जो शेप होता है और 7.2 माइक्रोन का जो एक्चुअल साइज है उसमें आरबीसी सेव रहती है इन सर्कुलेशन, और ये जैसे ही सर्कुलेशन में आएगा ब्रेक डाउन कर जाएगा। ठीक है, क्योंकि फ्रेजाइल होगा। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12 कॉजेज परनीशियस एनीमिया। कौन सा एनीमिया कॉज करता है? परनीशियस एनीमिया। सो विटामिन B12 इज आल्सो कॉल्ड एंटी परनीशियस फैक्टर। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर द एंटी परनीशियस फैक्टर, तो क्या है वह? विटामिन B12 है। और विटामिन B12 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? वह है, कौन सा एनीमिया होगा आपको? परनीशियस एनीमिया होगा। और एनीमिया में आपका आरबीसी किस तरह का दिखाई देगा? मैक्रोसाइट दिखाई देगा। ठीक, आगे चलें। इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ द कैस्टल। इंट्रिंसिक फैक्टर क्या होता है? ये फैक्टर जो है विटामिन B12 के एब्जॉर्बेशन में हेल्प करता है। कहां से निकलता है? प्रोड्यूस इन द गैस्ट्रिक म्यूकोसा बाय द पेराइटल सेल। जब आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाऊंगा तो वहां पे पेराइटल सेल आएगा। पेराइटल सेल से क्या निकलता है? आपका इंट्रिंसिक फैक्टर निकलता है। इट इज इसेंशियल फॉर द एब्जॉर्बेशन ऑफ विटामिन B12 फ्रॉम द इंटेस्टाइन। In the absence of intrinsic factor, vitamin B12 is not absorbed from intestine. This lead to the pernicious anemia. Same बात हो रही है। डिफिशियंसी ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर किस में होगा? जाहिर सी बात है, सीवियर गैस्ट्राइटिस हो, गैस्ट्राइटिस ज्यादा होता है तो क्या होता है? वो आपके जो पेराइटल सेल वो अच्छे से काम नहीं कर पाते। ऐसे में क्या होता है कि आपका अच्छे से इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं बनेगा। अल्सर हो जाए, अल्सर में क्या होता है? जो आपकी इंटेस्टाइन अरे स्टमक की जो वॉल है उसमें क्या छोटे छोटे घाव हो जाते हैं। जिस एरिया में अल्सर होगा वहाँ की पेराइटल सेल नष्ट हो जाएगी, इस वजह से वहाँ पे इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं निकलेगा।
गैस्ट्रेक्टॉमी, गैस्ट्रेक्टॉमी क्या होता है, पहले साइज मान लीजिए स्टमक की इतनी है, आपने उसको काट के छोटा कर दिया तो गैस्ट्रिक सेल भी तो छोटे हो गए, गैस्ट्रिक सेल छोटे हो गए तो क्या हो जाएगा कि आपका ये इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो कम निकलेगा। ठीक है, एक देखिए हिमेटेनिक प्रिंसिपल क्या होता है। हिमेटेनिक प्रिंसिपल इज द प्रिंसिपल थॉट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर ऑन एक्सट्रिंसिक फैक्टर। इट इज आल्सो कॉल्ड एंटी एनीमिया प्रिंसिपल। इट इज अ मैच्योरेशन फैक्टर। ये भी एक तरीका का क्या है, मैच्योरेशन फैक्टर है जो कि प्रोसेस को बताता है कि इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक पे कैसे कार्य करता है। ठीक, तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस इतना याद करके रखिएगा। इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वह विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है और विटामिन B12 क्या है, वह एक्सट्रिंसिक फैक्टर है। तीसरे नंबर पे आता है फोलिक एसिड। फोलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है। फोलिक एसिड इज आल्सो इसेंशियल फॉर द मैच्योरेशन। ये मैच्योरेशन के लिए जरूरी होता है, किसके मैच्योरेशन के लिए, इरिथ्रोसाइट्स के। इट इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ द DNA। In the absence of folic acid, the synthesis of DNA decrease, causing failure to maturation। फोलिक एसिड नहीं होगा तो आरबीसी अच्छे से मैच्योर नहीं होंगे, मैच्योर नहीं होंगे तो वह लार्ज साइज के होंगे, मैक्रोसाइट्स होंगे और नष्ट हो जाएंगे। दिस लीड टू द एनीमिया। खास तरह की एनीमिया क्या करता है, दिस लीड टू एनीमिया इन विच द सेल आर लार्जर एंड अपीयर इन मेगैलोब्लास्टिक। मेगैलोब्लास्टिक यानी कि बड़े साइज का रहेगा, इसको क्या बोलते हैं, प्रो एरिथ्रोब्लास्टिक स्टेज। एंड एनीमिया ड्यू टू द फोलिक एसिड डिफिशिएंसी इज कॉल्ड मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। तो मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया किसकी कमी से होने वाला है, फोलिक एसिड की कमी से। मेगैलो मैच्योरेशन नहीं होगा, साइज बड़ी रहेगी, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। पर्नीशियस एनीमिया भी इसी तरह का था। पर्नीशियस एनीमिया में भी क्या है, आपका सेल की साइज बड़ी रहती है और विटामिन B12 की कमी से होने वाला है, तो वो याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अब जो टॉपिक है उसमें क्या है, फैक्टर नेसेसरी फॉर द हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन। हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन के लिए किन फैक्टर्स की जरूरत होती है, तो इसका बेसिक फंडामेंटल आप ये जानिए कि हीमोग्लोबिन दो शब्दों से मिलकर बना है, यानी दो चीज़ों से मिलकर बना है, हीम और ग्लोबिन। तो हीम का मतलब क्या हो गया, जो आयरन पार्ट है, और ग्लोबिन का मतलब हो गया जो प्रोटीनियस पार्ट है। तो हमें सबसे पहले इसके लिए क्या जरूरत होगी, वो है, अगर ग्लोबिन पोर्शन की बात करेंगे तो फर्स्ट क्लास प्रोटीन एंड अमीनो एसिड। फर्स्ट क्लास प्रोटीन और अमीनो एसिड, प्रोटीन ऑफ हाई बायोलॉजिकल वैल्यू आर इसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक, फर्स्ट क्लास प्रोटीन जरूरत होती है, डायरेक्ट जो जानवर से प्राप्त होते हैं वो जो प्रोटीन होते हैं फर्स्ट क्लास प्रोटीन कहे जाते हैं। अमीनो एसिड डिराइव्ड फ्रॉम दीज प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। पार्ट ऑफ द हीमोग्लोबिन इज दैट ग्लोबिन। तो ग्लोबिन अगर अच्छे से बनाना है तो आपको एक चीज जरूरत पड़ेगी, वो क्या है, फर्स्ट क्लास प्रोटीन। फर्स्ट क्लास प्रोटीन और अमाइनो एसिड। ठीक, ये जरूरत पड़ेगी। आगे देखिए, उसके बाद जरूरत है किसकी, आयरन की। तो आयरन में क्या होता है, आपको इन जनरल जो हमारे शरीर के अंदर रहता है वो फेरस फॉर्म में रहता है, फेरिक फॉर्म में नहीं रहता। तो आपको आयरन चाहिए, नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीम पार्ट ऑफ द हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में जो हीम पार्ट है वो एक्चुअल क्या है, आयरन पोर्शन है, इसलिए उसकी जरूरत पड़ती है। फिर आता है कॉपर। कॉपर इज नेसेसरी फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। कॉपर कब चाहिए होगा आपको, GI ट्रैक्ट से जो आपका आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए जरूरत होती है। ठीक, तो ये भी आपको इसेंस में चाहिए होता है, कॉपर की रिक्वायरमेंट होती है। देन क्या आता है, कोबाल्ट एंड निकल। देखिए ये भी मिनरल्स में आते हैं। दीज आर मेटल एसेंशियल फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ आयरन ड्यूरिंग द हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन। इनकी भी आवश्यकता पड़ती है। लास्ट जो है विटामिन, विटामिन बहुत सारा, विटामिन C है, राइबोफ्लेविन है, निकोटिनिक एसिड है एंड पायरोडॉक्सिन आर इसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। इसकी जरूरत किसके लिए पड़ती है आपको, हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन के लिए, कुछ विटामिन की। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे एरिथ्रोपोएसिस का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 पार्ट में हमने इसको कंप्लीट किया है, तो इसको आप अच्छे से याद करिएगा। 1-2 बार देखेंगे तो आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा। हर एग्जाम में आता है, इसलिए बहुत इसेंशियल है और इस पे बाद में हम लोग MCQ भी प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।